रमन राघव ने मुंबई के लोगों के दिलों में ऐसा खौफ बिठाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सिंधी दलवाई के नाम से मशहूर वो एक ऐसा नाम था जो रूह कंपा देता था। उसका आतंक का दौर 1960 के दशक के मध्य में था, एक ऐसा समय जब मुंबई शहरीकरण और उसकी अराजकता से जूझ रही थी। उसके शिकार अक्सर बेबस और अनजान सबसे भयावह परिस्थितियों में अपने भयानक अंत को प्राप्त हुए। उसके अपराधों की क्रूरता और चालाकी से बचने की क्षमता ने उसे एक कल्पित कहानी का पात्र बना दिया। लेकिन रमन राघव कोई मिथक नहीं था, वह एक वास्तविक खून मांस का शिकारी था जिसके कार्यों ने शहर के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आधुनिक आपराधिक मनोविज्ञान और कानून प्रवर्तन प्रथाओं को प्रभावित करती रहती है, जिससे उनकी कहानी दोबारा देखने लायक बन जाती है। रमन राघव का प्रारंभिक जीवन रहस्य और अटकलों में डूबा हुआ है। 1920 के दशक की शुरुआत में जन्मे उनका बचपन सामान्य से कोसों दूर था। उसके परिवार या पालन पोषण के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उसके प्रारंभिक वर्ष हिंसा और अस्थिरता से चिह्नित थे। राघव बिना किसी स्पष्ट दिशा के जीवन में भटकते रहे, अक्सर सड़कों पर इधर उधर भटकते देखे जाते थे। उनके अजीबोगरीब व्यवहार और बेढब उपस्थिति ने उन्हें एक बहिष्कृत बना दिया, कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के हाशिए पर रहता था। शुरुआती पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका छोटे मोटे अपराधों का इतिहास रहा है, लेकिन ये उन भयावह घटनाओं के मात्र पूर्वाभास थे जो बाद में सामने आएंगी। जब तक वह पूरी तरह से एक सीरियल किलर के रूप में उभरा, तब तक रमन राघव ने सामान्य स्थिति की किसी भी झलक से नाता तोड़ लिया था। उनका प्रारंभिक जीवन उपेक्षा और उथल पुथल से भरा हुआ उन राक्षसी कृत्यों के लिए मंच तैयार करता था जो आगे चलकर होने वाले थे। 1960 के दशक के मध्य में रमन राघव से जुड़ी पहली हत्याएं दर्ज की गईं। ये शुरुआती हत्याएं क्रूर और यादृच्छिक लग रही थीं, जो शहर के सबसे कमजोर निवासियों को निशाना बनाती थीं। बेघर व्यक्ति, भिखारी और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग उनके अलगाव के कारण उनके शिकार बन गए। राघव का तरीका सरल और क्रूर दोनों था। वह अपने शिकार को किसी नुकीली वस्तु, अक्सर लोहे की भारी छड़ से पीट पीट कर मार डालता था। बिना किसी चेतावनी के हमला करने और मुंबई की भूल भुलैया वाली झुग्गियों में गायब हो जाने की उसकी क्षमता ने उसे एक भूतिया व्यक्ति बना दिया। हर हत्या ने शहर के निचले तबके में दहशत की लहरें भेज दी। हमलों की यादृच्छिकता ने सभी को एक संभावित लक्ष्य बना दिया, जिससे व्यापक भय का माहौल बन गया। राघव की शुरुआती हत्याओं द्वारा बोए गए आतंक के बीज जल्द ही मुंबई के लिए एक पूर्ण विकसित दुःस्वप्न में बदल जाएंगे। जैसे जैसे रमन राघव की हत्याओं का सिलसिला जारी रहा, एक खतरनाक पैटर्न उभरने लगा। उसके हमले और भीषण होते गए और उसके तरीके और भी परिष्कृत होते गए। उसने एक द्रुतशीतन दिनचर्या विकसित की, जिसमें सावधानीपूर्वक योजना बनाना और उसे अंजाम देना शामिल था। वह अपने शिकार का पीछा करता, अक्सर कई दिनों तक, उनकी आदतों को सीखता और हमला करने के लिए सही समय की पहचान करता। राघव के हथियार का चुनाव एक जैसा रहा, लोहे की एक भारी छड़ या इसी तरह का कोई कुंद यंत्र। झुग्गियों में घुलने मिलने की उसकी क्षमता और उसका साधारण रूप रंग उसे कानून प्रवर्तन के लिए एक मायावी लक्ष्य बना देता था। उसने खुद को एक इलाके तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मुंबई की विशाल झुग्गियों में घूमता रहा। राघव के अपराधों के बढ़ते पैटर्न ने पुलिस को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि उसके तरीकों को समझना केवल पहला कदम था। चुनौती उसके अगले कदम की भविष्यवाणी करने और अंततः उसे न्याय के कटघरे में लाने में थी। रमन राघव को समझने के लिए उनके मनोवैज्ञानिक बनावट में उतरना पड़ा। विशेषज्ञों ने उनके मामले का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया है, यह समझने की कोशिश की है कि उन्हें ऐसे जघन्य कृत्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है। राघव के व्यवहार ने मनोरोगी, व्यामोह और शायद सिजोफ्रेनिया का सुझाव दिया। उसने एक मनोरोगी के क्लासिक लक्षण प्रदर्शित किए, अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। राघव गुमनामी पसंद करते थे, जिसने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया। उनके मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में व्यामोह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राघव का मानना था कि वह एक दिव्य मिशन पर है। सिजोफ्रेनिया ने उसकी हिंसक प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया होगा।
जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, मुंबई पुलिस बल पर दबाव बढ़ता गया। जनता ने त्वरित कार्रवाई की मांग की और मीडिया के अथक कवरेज ने इस तात्कालिकता को और बढ़ा दिया। मायावी हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटा लिया और विशेष कार्यबल का गठन किया। राघव की पकड़ से बचने की क्षमता ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को निराश किया। मुंबई की विशाल घनी आबादी वाली झुग्गियां एकदम सही आवरण प्रदान करती थीं। इन चुनौतियों के बावजूद पुलिस ने कई सफलताएं हासिल की। वे अपराध स्थलों से सबूत इकट्ठा करने, संभावित गवाहों से गवाही लेने और राघव की गतिविधियों को एक साथ जोड़ने लगे। राघव के एक हमले में बचे एक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की तो एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस नई लीड के साथ ही रमन राघव के चारों ओर जाल बिछना शुरू हो गया। रमन राघव को पकड़ना मुंबई पुलिस बल के लिए एक मील का पत्थर था और शहर के निवासियों के लिए राहत की बात थी। अंततः उसे अगस्त 1968 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया। यह गिरफ्तारी एक नाटकीय घटना थी, जिसमें एक उच्च दांव वाला ऑपरेशन शामिल था। पुलिस ने राघव को झुग्गियों के एक सुनसान इलाके में घेर लिया। वे बिना किसी खास प्रतिरोध के उसे काबू करने में कामयाब रहे। इसने उस दुःस्वप्न के अंत का प्रतीक था। शहर राहत की सांस लेते हुए। रमन राघव का मुकदमा एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने जनता और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदालत का कमरा पत्रकारों, पीड़ितों के परिवारों और जिज्ञासु दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, जो सभी कार्यवाही देखने के लिए उत्सुक थे। मुकदमे की शुरुआत उनके अपराधों के विस्तृत विवरण के साथ हुई, जो एक से बढ़कर एक भयावह थे। बचाव पक्ष ने राघव के स्पष्ट मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का हवाला देते हुए पागलपन की दलील देने का प्रयास किया। मनोचिकित्सकों ने उनके भ्रम और वास्तविकता से उनके अलगाव के बारे में गवाही दी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि राघव अपने कार्यों और उनके परिणामों के बारे में पूरी तरह से जानता था, जो उसे मारने के लिए एक सुनियोजित मंशा से प्रेरित था। बचे लोगों और पुलिस अधिकारियों सहित गवाहों ने अपने भयावह अनुभवों को साझा करने के लिए स्टैंड लिया। अंत में अदालत ने रमन राघव को हत्या के कई मामलों में दोषी पाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, एक ऐसा फैसला जिसे उनके भयावह क्रियाकलापों का एक आवश्यक निष्कर्ष माना गया था। रमन राघव की कहानी में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। समाचार पत्रों और रेडियो प्रसारणों ने जनता को सूचित रखा। राघव को एक जाना पहचाना नाम बना दिया। मामले में हर नई हत्या और विकास को बड़े पैमाने पर कवर किया गया था, अक्सर सनसनीखेज सुर्खियों के साथ, जो जनता के रुग्ण आकर्षण को पकड़ लेती थीं। जनता की प्रतिक्रिया भय, आक्रोश और जिज्ञासा का मिश्रण थी। राघव के हमलों की यादृच्छिकता का मतलब था कि कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। माता पिता अपने बच्चों को घर के अंदर रखते थे और लोग सुनसान गलियों और सड़कों से बचते थे। साथ ही आकर्षण का एक निर्विवाद तत्व भी था। किताबें लिखी गईं और बाद में वृत्तचित्र और फिल्में बनाई गईं, जिनमें से प्रत्येक ने रमन राघव के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। यह सतत रुचि मनुष्यों की संवेदनहीन हिंसा को समझने और उसका बोध कराने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। रमन राघव की कहानी उनके कब्जे या मुकदमे से खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत आधुनिक आपराधिक मनोविज्ञान और कानून प्रवर्तन प्रथाओं को प्रभावित करती रहती है। मामले ने एक सीरियल किलर के दिमाग में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो प्रोफाइलिंग तकनीकों के विकास में योगदान देता है, जो अब आपराधिक जांच में मानक है। राघव के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल ने विशेषज्ञों को मानसिक बीमारी और हिंसक व्यवहार के जटिल परस्पर क्रिया को समझने में मदद की। समाज पर इसका प्रभाव गहरा पड़ा। राघव के आतंक के शासन ने मुंबई की सामूहिक स्मृति पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। उनके अपराधों ने शहरी जीवन की कमजोरियों को उजागर किया, खासकर अनियमित घनी आबादी वाली झुग्गियों में। लोकप्रिय संस्कृति में राघव एक काले आकर्षण की शख्सियत बने हुए हैं। उनके मामले का अध्ययन करके समाज इसी तरह के खतरों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए बेहतर तैयारी कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके भयावह कृत्यों से सीखे गए सबक को भुलाया न जाए।